हेलो बच्चों। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, उसको समझते हैं। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको एक बैड डेब्ट वाली एंट्री भी समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो अमित लिमिटेड ने माल बेचा विजय लिमिटेड को 50,000 रुपये का। इस डेट पर माल बेचा और 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर माल बेचा। अमित लिमिटेड को आप ये मान लीजिए जैसे बजाज वाले हैं, बजाज स्कूटर बनाने वाली जो कंपनी है, मतलब बजाज, उन्होंने ये बजाज लिमिटेड ने स्कूटर बेचा या स्कूटर्स बेचे बहुत सारे, तो उसमें से जो एक स्कूटर बेचा उन्होंने विजय लिमिटेड को बेचा। ये एक प्रकार की एजेंसी है, ये एक एजेंसी है जो कि जिनसे हम लोग खरीदते हैं जाकर के स्कूटर वगैरह या बाइक वगैरह। तो बजाज ने विजय लिमिटेड को जब स्कूटर बेचा और 50,000 रुपये का एक प्रिंट है, ये जो 50,000 रुपये का एक स्कूटर था, अगर बजाज वाला इसको 50,000 वाली चीज़ में 50,000 वाली चीज़ को 50,000 में ही अगर बेचेगा तो इसको तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। जो प्रिंट प्राइस है स्कूटर का, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट के ऊपर भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो अगर उसी रेट के ऊपर इसको भी बेचा जाएगा, यही जैसे जितने भी दुकानदार हैं उनको बेचा जाएगा या एजेंसी वालों को बेचा जाएगा उसी प्राइस के ऊपर, तो इनको तो कुछ भी नहीं बेनिफिट होगा। तो एक कस्टमर इनसे कितने में खरीदेगा? मैक्सिमम 50,000 में खरीद सकता है। अमित लिमिटेड यानी कि बजाज ने इनको 50,000 में बेचा, फिर ये आगे कस्टमर को बेचेंगे, तो 50,000 अगर प्रिंट है तो कस्टमर इनसे 50,000 में ही खरीदेगा, तो इनका तो 1 रुपये का भी बेनिफिट होने का कोई चांस नहीं है। तो इसके बचने के लिए या फिर इस प्रकार से इन लोगों का नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए ये जितने भी जो मेन प्रोड्यूसर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन सारे दुकानदारों को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। और वो डिस्काउंट ऐसा होता है जो देना कंपल्सरी है। तो जैसे बजाज वाला है ये अमित लिमिटेड, इसने इनको जब बेचा तो 50,000 के प्रिंट वाली चीज़ कितने में दी? 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर। और ये अकेले विजय लिमिटेड को ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, XYZ लिमिटेड, अरिहंत लिमिटेड, अविनाश लिमिटेड, जितने भी दुकानदार रहेंगे, ये बंदा सबको 20% का ट्रेड डिस्काउंट देगा ही देगा। ये व्यापारिक छूट है, ये देनी ज़रूरी है। तो अमित लिमिटेड ने जब इनको 50,000 वाली चीज़ को 40,000 में बेचा, तो ये जो 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 20% का जो डिस्काउंट दिया गया, इसे क्या बोला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि एक्चुअल में जो सेल मानी जाएगी वो कितने की मानी जाएगी? 50,000 की नहीं, 40,000 की। और ये 10,000 रुपये का इस व्यक्ति के लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही मन बना करके बैठा है कि भाई मैं 50,000 का प्रिंट प्राइस जो है ये कस्टमर्स के लिए है। ये जो बीच में मीडिएटर है, इनको तो मैं सस्ते में ही दूंगा। ये जो मीडिएटर ही तो है, कस्टमर इनसे खरीदता है, इनसे नहीं खरीदता। तो विजय लिमिटेड को कितने में माल बेच रहा है? 40,000 में। XYZ लिमिटेड को कितने में बेच रहा है? 40,000 में। अविनाश लिमिटेड को कितने में बेच रहा है? 40,000 में। तो इसके द्वारा जिस भी व्यक्ति को माल बेचा जाएगा सबको 40,000 में ही बेचा जाएगा। इसमें कम या ज़्यादा होने के कोई चांसेस नहीं है। और ये बात अंडरस्टूड है कि ये डिस्काउंट देगा ही देगा। तो जो 50,000 रुपये का माल इसने 40,000 में दिया, ये जो बाकी का बीच का 10,000 रुपये है, ये क्या कराएगा? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जिसको लॉस नहीं माना जाता, इसके लिए ये लॉस नहीं है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को किसी भी बुक में नहीं दिखाया जाता। खाली एक बुक होती है, सेल बुक और परचेज बुक, केवल उसी बुक में दिखाया जाता है, उसके अलावा कहीं पर नहीं। जनरल एंट्री हम जहाँ पे भी करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस नहीं है। यानी कि अमित लिमिटेड के लिए ये वाला लॉस नहीं है। अगर हम लॉस की तरह से इसको शो करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारा लॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब लॉस की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाती है। लॉस जितना बढ़ेगा प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो उस केस में हमारा टैक्स कम बनेगा। तो डिपार्टमेंट इस चीज़ को पूरी तरह से नलीफाई करता है, मतलब इस चीज़ को लिखने के लिए मना करता है कि भी आप ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। तो ये केवल बस एक कस्टमर के लिए प्रिंट प्राइस था, प्रिंट किया हुआ प्राइस था। इस प्रिंट प्राइस पे जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाएगा। आप इतना याद रखिएगा। अब हुआ क्या है कि अमित लिमिटेड ने इसको 40,000 का माल बेचा। अब एक्चुअल सेल 40,000 की रहेगी, इस डेट पे माल बेचा था। बाद में क्या हुआ भाई, 6 महीने का या 3 महीने का जो भी उधार था, तो बाद में इसको पैसे की आवश्यकता पड़ी। ये इसको बोलता है कि भाई मेरे पैसे अगर दे सकता है तो दे दे। देखो, विजय लिमिटेड अमित ने 15 जनवरी को, यानी कि इसने 15 जनवरी को रिक्वेस्ट किया विजय लिमिटेड को कि भाई पेमेंट अगर दे सकता है तो दे दे। इफ़ ही कैन, अगर पेमेंट कर सकता है तो दे सकता है तो दे दे। विजय लिमिटेड ने उसकी एक्सेप्ट कर लिया उसकी रिक्वेस्ट को और उसको पेमेंट दे दी।
किसमें? फुल सेटलमेंट में। ये फुल सेटलमेंट वर्ड याद रखिएगा। फुल सेटलमेंट में पूरे जितने भी बिल है वो सारा का सारा क्लियर कर दिया जाता है, यानी कि आगे पीछे का सारा का सारा हिसाब किताब क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन उस पर्पज़ के लिए अमित लिमिटेड ने उसे क्या दिया है? 2% का कैश डिस्काउंट दिया, यानी कि एक्चुअल सेल जो थी 40,000 रुपये की, अब उस एक्चुअल सेल के ऊपर 2% का बेनिफिट विजय लिमिटेड को मिल जाएगा और इसके लिए 2% का नुकसान हो गया। 40,000 का माल इसने बेचा था, इसको पेमेंट इसको कितनी मिलनी चाहिए थी? 40,000, लेकिन क्योंकि इसने जल्दी पेमेंट मंगवा ली है तो इसको कुछ ना कुछ नुकसान उठा करके पेमेंट मिलेगी और इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो 40,000 के लिए उसे 2% का डिस्काउंट देना पड़ा। इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? कैश तुरंत लेने के लिए दिया गया डिस्काउंट। अभी 15 जनवरी हो सकता है, 1 जनवरी ही हो, 2 जनवरी हो, 3 जनवरी हो, या 1 महीने बाद ही हो, मतलब पेमेंट टाइम से पहले अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट इसके लिए लॉस है सेलर के लिए और इसके लिए बेनिफिट। तो अमित लिमिटेड को 2% का ट्रेड कैश डिस्काउंट देना पड़ा। तो जनरल एंट्री बनाइए आप इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो पहले इसकी देखते हैं बुक्स। अमित लिमिटेड जो सेलर है, अमित लिमिटेड जो सेलर है, सबसे पहले उसने क्या किया? 1 जनवरी को माल बेचा। माल बेचने की क्या एंट्री होती है? डेटर की वैल्यू को बढ़ा दो, डेटर जो भी है उसे डेबिट कर दो और सेल को क्रेडिट करो। ये हम पहले समझ चुके हैं, पहले हम सीख भी चुके हैं। तो विजय लिमिटेड एक डेटर था, हम बात कर रहे हैं अमित लिमिटेड की। तो अमित लिमिटेड की बुक्स में जब आप एंट्री करोगे तो केवल अमित लिमिटेड के बारे में सोचोगे कि आप उसके अकाउंटेंट हो। तो अमित लिमिटेड के लिए विजय लिमिटेड एक डेटर था, डेटर की वैल्यू बढ़ गई 40,000 रुपये से और सेल हो गई 40,000 की, क्योंकि 50,000 की सेल नहीं है, एक्चुअल में सेल कितने की मानी जाएगी? 40,000 की। तो 40,000 रुपये से विजय लिमिटेड को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया। अब विजय लिमिटेड को डेबिट कर रखा है, एसेट बना रखी है, तो उससे लेने हैं हमें 40,000, लेकिन 15 जनवरी को उसके पास से पैसे कितने मिले? 40,000 का 2% निकाला, 800 रुपये कम हो गए, तो 800 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा। एक तो कैश आ गया इसके पास, अमित लिमिटेड के पास एक तो कैश आ गया, दूसरा इसको डिस्काउंट देना पड़ा, और जो विजय लिमिटेड है उसका बैलेंस इसके पास से ख़त्म हो गया। एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ा, कैश इंक्रीज़ होगा, कैश इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होगी, डेबिट करेंगे। दूसरा डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट क्या है? एक प्रकार का लॉस है, लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और दूसरा विजय लिमिटेड का जो अकाउंट था उसके पास से फुली एंड फाइनल ख़त्म हो जाएगा। भाई विजय लिमिटेड उसने लिखा हुआ था अपने पास, डेटर की लिस्ट बना रखी थी, तो विजय लिमिटेड का अकाउंट कम हो जाएगा, डेटर का वैल्यू कम हो जाएगी, डेटर कम हो गया, एसेट कम होगी, एसेट कम होते तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एक तो कैश बढ़ गया, डेबिट, डिस्काउंट देना पड़ा, लॉस है, डेबिट, विजय लिमिटेड का बैलेंस कम हो गया, क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री बन गई। डिस्काउंट कितना देना पड़ा है? 40,000 का 2% यानी कि 800 रुपये, तो 800 रुपये डिस्काउंट अलाउड, कैश मिल गया 39,200 रुपये, और विजय लिमिटेड का पूरा बैलेंस खत्म हो गया 40,000। ये आप बुक बना रहे हो इस समय अमित लिमिटेड की, एक सेलर की। तो सेलर की जब बुक बनेगी तो इस तरह से बनेगी। अब बात करते हैं परचेज़र की। अब अपने आप को परचेज़र मान करके चलो कि आप एक परचेज़र हो, आपने माल खरीदा है, तो विजय लिमिटेड के तौर पर आप अपनी बुक बना रहे हो। तो जब आपने माल खरीदा तो पहले एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित लिमिटेड। जब भी माल खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं। आपने माल 50,000 का नहीं खरीदा, 40,000 का खरीदा है। 50,000 रुपये का तो आप बेचोगे बाद में, तो 40,000 का आपने माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट को मैंने पहले ही बता दिया, उसको कहीं भी शो नहीं करते। तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू अमित लिमिटेड, 40,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब आपको अमित लिमिटेड की लायबिलिटी बन गई है आपके पास, 40,000 रुपये आप उसको पेमेंट करोगे। अब अमित लिमिटेड को देने तो हैं 40,000, लेकिन अब उससे हमें 2% का डिस्काउंट मिल गया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो एक तो अमित लिमिटेड का बैलेंस खत्म हो जाएगा। अमित लिमिटेड जो हमारे लिए, मतलब अमित लिमिटेड का बैलेंस कम होगा, जो हमारे लिए क्रेडिटर था, हमने उससे उधार सामान खरीदा हुआ था, वो क्रेडिटर था, वो कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होते तो क्या करते हैं? डेबिट। दूसरा कैश हमारे पास से चला गया, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे, चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें, कैश तो कम हो गई ना, एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। और दूसरा हमें डिस्काउंट भी मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बढ़ गया,
ये हमारे लिए गेन है, एक प्रकार का फ़ायदा है, फ़ायदे को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो फाइनल एंट्री बनी, अमित लिमिटेड को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करो। तो अमित लिमिटेड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हमने अपनी बुक्स में, हमारे क्रेडिटर बिल्कुल ख़त्म हो गए, हमारे सिर से बोझ ख़त्म हो गया 40,000 का, कैश हमारे पास से चला गया 39,200 और हमें डिस्काउंट मिल गया 800 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये दोनों की बुक्स, या तो आपसे सेलर की बुक पूछ लेगा या परचेज़र की पूछेगा या दोनों की पूछ सकते हैं, मतलब सेलर या परचेज़र या फिर दोनों। तो अच्छी तरह समझिएगा इसको। इसी तरह से अब आगे की बात करते हैं। ये मैं आपको आज इसी क्लास के अंदर मैं एक और पॉइंट समझा देता हूँ। मान लीजिए अविनाश लिमिटेड है, अविनाश लिमिटेड ने माल बेचा था राम लिमिटेड को, ये सेलर है और ये परचेज़र है। तो सेलर ने परचेज़र को माल बेचा था 50,000 रुपये का इस डेट पर। बाद में पता चला, अच्छा आपको इतना तो पता ही है कि अगर ये व्यक्ति माल बेच रहा है, इसको माल बेच रहा है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, राम लिमिटेड खरीदने वाला है, यानी कि जब उधार बेचा जा रहा है ऑन क्रेडिट है, तो राम लिमिटेड को डेबिट किया जाएगा, सेल को क्रेडिट किया जाएगा। तो राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट या राम लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री हो जाएगी। राम लिमिटेड टू सेल्स 1 जनवरी की, राम लिमिटेड टू सेल्स 50,000, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे क्या हुआ है, लेकिन 20 मार्च को यानी कि आज से 2-2.5 महीने बाद हमें पता चला राम लिमिटेड जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया। ये पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में टर्म समझाई थी दिवालिया, कि जब कोई व्यक्ति अपनी देनदारी को भुगतान नहीं कर पा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहा जाता है, दिवाला पिट जाना, मतलब दिवाला हो गया, वो दिवालिया हो गया है, तो मतलब अपनी देनदारी का भुगतान नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मार्केट में बेचा जाता है। मार्केट में बेचने का मतलब कि कोर्ट में उसके ऊपर केस किया जाएगा, तो जितने भी लेनदार हैं सबके सब उससे पैसे की डिमांड करेंगे, कोर्ट में केस डालेंगे और कोर्ट वाले बंदे उसके सामान को ऑक्शन सेल करते हैं, नीलामी करते हैं उसके सामान की, और जितना भी पैसा उससे मिलता है उसमें सभी लेनदारों में उस पैसे को बांटा जाता है। तो सभी को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, बहुत कम पैसा मिलता है उस केस में। तो 50,000 रुपये का उधार माल बेचा गया था, अविनाश लिमिटेड उससे 50,000 रुपये की डिमांड करता था, लेकिन मिला कितना है उससे, ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, मतलब कितना परसेंट, इस फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब है कितने परसेंट। जैसे फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये टर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब है इतने परसेंट, या फिर समझ लीजिए कितने परसेंट। तो राम लिमिटेड इंसॉल्वेंट हो गया और उसके पास से फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा, 40 पैसा का मतलब 40%, तो 40% उसके पास से पैसा रिसीव हुआ। यानी कि जितनी भी ऑक्शन सेल हुई, जो उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी हुई ऑक्शन सेल में, उसके पास से केवल कितना पैसा रिकवर हो पाएगा, 40% इन अ रुपी, या 40 पैसा इन अ रुपी का मतलब प्रत्येक 1 रुपये में से कितने पैसे, तो 100 रुपये में 40 रुपये, 1 रुपये में 40 पैसे, तो इसका मतलब 10 रुपये में 4 रुपये, 100 रुपये में 40 रुपये, 1,000 रुपये में से 400 रुपये, 10,000 में से 4,000 रुपये, यानी कि 40% ही हो गया ना, 40 पैसा का मतलब 40%। तो जो इंसॉल्वेंट हो चुका है व्यक्ति, यानी कि राम लिमिटेड अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उसके पास से केवल कितना पैसा मिलेगा, 40%। हमें चाहिए कितने थे, 50,000, तो 50,000 का 40% मिला, यानी कि केवल 20,000 रुपये उससे रिकवर हो पाएगा। बाकी के 30,000 क्या हो चुके हैं, नुकसान, बैड डेट, और इस नुकसान को क्या बोला जाता है, बैड डेट। जब भी कभी किसी डेटर से पैसा ना मिल रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो यहाँ पर किसकी जगह इफेक्ट पड़ा, एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ा, यानी कि अगर मैं अविनाश लिमिटेड की बुक बनाऊं तो अब उसके पास कैश आ गया, इसका मतलब एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। दूसरा, उसे नुकसान भी हुआ क्योंकि 30,000 रुपये कम मिलेंगे ना उसे, तो बैड डेब्ट्स हो गए। बैड डेब्ट क्या एक प्रकार का लॉस है, लॉस को भी क्या करते हैं, डेबिट। और दूसरा, जो राम लिमिटेड था, राम लिमिटेड का अकाउंट वो पूरी तरह से ख़त्म करेगा अब अपने पास से। राम लिमिटेड से तो पैसे मिलने के कोई चांस ही नहीं अब, क्योंकि आज जितने मिल गए बस ख़त्म, उसका तो दिवालिया पिट चुका है। अब आगे भविष्य में कुछ काम थोड़ी ना कर, पैसे थोड़ी ना मिलेंगे उससे। तो राम लिमिटेड का अकाउंट उसके पास से ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब डेटर की लिस्ट में
अब राम लिमिटेड का अकाउंट वो नहीं लिखेगा तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट। क्रेडिट किया जाएगा। तो उस केस में राम लिमिटेड से जो पैसे लेने थे वो अब केवल 20,000 रुपये मिले, 30,000 का नुकसान हो गया और राम लिमिटेड का बैलेंस पूरी तरह से ख़त्म। तो फाइनली क्या एंट्री बनी? कैश को डेबिट करो, बैड डेप्ट को डेबिट करो, राम लिमिटेड को क्रेडिट करो। और यही एंट्री मैंने 25 मार्च को कर दी। कैश कितना मिला? 20,000। बैड डेप्ट कितना हुआ? 30,000। और राम लिमिटेड का बैलेंस पूरी तरह से मेरे पास ख़त्म हो गया। मेरे पास मतलब अविनाश लिमिटेड के पास। तो 50,000 का उसका बैलेंस पूरी तरह खत्म। जितना कैश मिला है उसको कैश को डेबिट करो, जितना नुकसान हुआ उसको डेबिट करो, और राम लिमिटेड या फिर कोई भी पार्टी नेम जो हमारा डेटर था उसके बैलेंस को क्रेडिट करो। तो ये थी एंट्री, पहले माल बेचने की एंट्री, उसके बाद ये वाली एंट्री। जितना रिसीव्ड हुआ है ये रिसीव्ड अमाउंट है, ये लॉस अमाउंट है, और ये डेटर बैलेंस। याद रखिएगा इसे। ये पूरा क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।